सोचिए, प्राचीनता के दो सबसे बड़े नेताओं का मिलन, जूलियस सीजर, रोम का शक्तिशाली जनरल, और तानाशाह और क्लियोपेट्रा, चतुर और करिश्माई मिस्र की रानी। शक्ति और अस्तित्व के लिए संघर्ष के बीच एक ऐसा संबंध उभरा जो बदल जाएगा उस समय के दो सबसे बड़े साम्राज्यों का भाग्य। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीजर और क्लियोपेट्रा के बीच संबंध क्या था, अलेक्जेंड्रिया में मुलाकात से लेकर यहां तक कि वह राजनीतिक गठबंधन जिसने मिस्र के अधिग्रहण को जन्म दिया, रोमनों द्वारा। साल के अंत में, क्राइस्ट के 48 वर्ष पहले, जूलियस सीजर ने अपने दुश्मन के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने के लिए अलेक्जेंड्रिया में प्रवेश किया। घातक पोम्पेई द ग्रेट। हालांकि सीजर को एक बहुत बड़ा आश्चर्य मिला। फराओ प्टोलेमी 13 पहले से ही पोम्पेई के साथ संबंधों में कमी कर रहा था और अपने सीजर के खिलाफ हार। इसके अलावा उसके पास एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति था जिसका नाम पोर्टिनोस था, जो मिस्र के प्रशासक के रूप में काम कर रहा था। पोर्टिनो इस डर से कि पोम्पेई की हार मिस्र की भूमि को नुकसान पहुंचा सकती है, जो वे गुप्त रूप से शासन करने की महत्वाकांक्षा थी, उसने अपने पुराने सहयोगी से विश्वासघात करने का निर्णय लिया, जिससे एक सद्भावना के कार्य में सिर काट दिया गया। उसने सीजर को अपना सिर सौंपने का फैसला किया। यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसका साम्राज्य अब उसका सहयोगी है। लेकिन जैसा कि हमने इस श्रृंखला के पिछले वीडियो में देखा, वास्तव में सीजर की प्रतिक्रिया ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दूसरे, उस समय के कई स्रोतों और कई आधुनिक स्रोतों के अनुसार खुशी महसूस करने के बजाय अपने दुश्मन का कट ऑफ सिर, वह अत्यंत दुखी हुए। जबकि आपने अपने पुराने मित्र के मृत्यु के तरीके पर विचार किया, यह अपमानजनक और अपमानजनक था। इसके परिणामस्वरूप सीजर ने आदेश दिया कि पोम्पेई के शव को खोजा जाए और जनरल को सभी रोमन शव यात्रा में उसे मिलने वाले सम्मान। प्टोलेमी अब चिंतित था। वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह सिंहासन पर बैठने के लिए एकमात्र योग्य शासक हो। वास्तव में इसे उसकी बहन क्लियोपेट्रा के साथ एक सरकार होना चाहिए था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार। प्टोलेमी 12 ज्यादा प्रभाव में पोर्टिनस और अपने शक्ति की प्यासी भूख से उसने अपनी बहन क्लियोपेट्रा को निर्वासित कर दिया। सीरिया में और रोमन शासकों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की ताकि वह अपने सिंहासन पर स्थायी हो सके। लेकिन अब जब पोम्पेई मर चुका था और सीजर उनके सामने था, उनके भविष्य अनिश्चित थे। मिस्र ने इसलिए सीजर के कंसुलेट के तहत रोम के साथ एक गठबंधन बनाया और इसलिए जनरल को रॉयल्टी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने फिर आदेश दिया कि क्लियोपेट्रा को उसके निर्वासन से बाहर लाया जाए और उसे सहशासक नियुक्त किया जाए। इसने प्टोलेमी को और भी नाराज कर दिया, इसके समर्थक और बेशक पोर्टिनोस। इसके बाद एक बहुत ही बुद्धिमान चाल में क्लियोपेट्रा सीजर के साथ गठबंधन कर गई और जनरल से कहा कि वह उसके प्रयासों में उसका समर्थन करेगी। इस सब के कारण सीजर ने आदेश दिया। उसने प्टोलेमी की इच्छा के अनुसार आदेश दिए। 12 क्लियोपेट्रा और प्टोलेमी 13 एक साथ मिस्र पर शासन करेंगे और शासक वर्ग की दुर्दशा के लिए मिस्रियों ने सीजर ने प्टोलेमी 3 के पिता के एक कर्ज से 10,000,000 दिनारियों का भुगतान करने की मांग की, एक अन्य कूटनीतिक कदम के साथ और शक्ति का प्रदर्शन। सीजर ने साइप्रस को पुनर्स्थापित किया, जिसे रोम में 58 वर्ष में अधिग्रहित किया गया था, और इस भूभाग को मिस्र की सरकार को लौटा दिया था, अर्सिनोई को नियंत्रित करने और प्टोलेमी 13 की एक बहन को देने के अलावा। लेकिन रोम में मिस्र की राजनीति जटिल और अप्रत्याशित थी, जिसके लिए हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अर्सिनोई साइप्रस से अपने गुरु के साथ बाहर आया, एक आदमी जिसका नाम गानीमेड्स था। एक कार्रवाई जो रोमनों के लिए कई समस्याएं लाएगी। और जबकि यह हो रहा था, सीजर एक और परिस्थिति में व्यस्त था जहां 1 करोड़ डेनारियस का भुगतान किया जाने की मांग की जा रही थी। महंगे पर्तिनों ने रहस्यमय आदेश भेजे कि लगभग 20,000 पुरुषों की एक सेना भेजी जाए। अलेक्जेंड्रिया के लिए बुलाया गया और भेजा गया। इस प्रकार एक संकट की शुरुआत हुई। इन सैनिकों ने अलेक्जेंड्रिया के शाही क्षेत्र पर एक पूर्ण हमला किया। आधिकारिक लड़ाई भयंकर थी, जिसमें एक आकस्मिक आग मशहूर पुस्तकालय तक फैल गई। अलेक्जेंड्रिया, हालांकि पुस्तकालय को हुए नुकसान न्यूनतम था। घेराबंदी के दौरान क्लियोपेट्रा रॉयल जिले में छिप गई और सीजर की प्रेमिका बन गई, और एक निश्चित क्षण में सीजर ने पोर्टिनो के विश्वासघात का पता लगाया, जिसे तुरंत निष्पादित किया गया। लेकिन वही था जब सब कुछ उस समय बिगड़ गया। अर्सिनो और अपने सहयोगी गानीमेड्स के साथ मिस्र के लिए रवाना हुए, जहां उसने सेना की कमान संभाली और रानी घोषित की। नाम लेने के बाद अर्सिनो चौथा गानीमेड्स को अपने दूसरे कमान में रखकर और प्टोलेमी 3 को हटा दिया।
उसने अपनी सेना को रोमन के खिलाफ आगे बढ़ाने का आदेश दिया, जिसमें शुरू में कुछ सफलता भी मिली। मिस्रियों ने सीजर को अलेक्जेंड्रिया नगर की एक बैठक में बंदी बना लिया, दीवारें बनाकर सड़के। तो गानीमेडिस को निर्देश मिला कि वह जल को समुद्र में उन चैनलों में बहा दे जो सीजर, जो उसके सैनिकों के बीच आतंक फैलाने का कारण बना। इसकी जानकारी होने पर सीजर ने आदेश दिया कि शहर के नीचे स्थित चूना पत्थर की परत में मीठे पानी के लिए कुएं खोदे जाएं। यह कार्रवाई स्थिति को आराम देती है, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं था। इसलिए जनरल ने निर्देश दिया कि उनके जहाज तट के साथ चलते रहें ताकि और अधिक खोजा जा सके मीठे पानी। हालांकि वह जानता था कि यह स्थिति बहुत लंबे समय तक चल चुकी थी और जल्दी ही बिगड़ जाएगी। सीजर ने फिर बंदरगाह के खिलाफ एक धावा किया और अलेक्जेंड्रियन बेड़े को आग लगा दी। अलेक्जेंड्रियन ने जितना संभव हो सके अधिक से अधिक जहाजों को मरम्मत करने का प्रयास किया और इसमें काफी सफलता प्राप्त की। आसन्न लड़ाई के लिए 27 युद्धपोतों को तैयार करने में सफल रही। सीजर अपनी समुद्री श्रेष्ठता को छोड़ना नहीं चाहते हुए अपने बेड़े की तैयारी की। युद्ध का समय और 15 छोटे जहाजों को द्वीप के अलेक्जेंड्रिया के लाइटहाउस के तट के उत्तर में 2 पंक्तियों में। गनीमेडिस हमारे पोर्ट यूनोस्टिस से आकर सीजर के बेड़े के खिलाफ 2 विपरीत पंक्तियां बनाता है। दोनों पक्ष अंततः अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे और कोई भी प्रारंभिक आंदोलन। यही पर यूफ्रेनर, जो आज के सीजर के सहयोगियों में से एक था, ने जनरल को यह विश्वास दिलाया कि वह और उसके पुरुष आगे बढ़ सकते थे और प्रतिरोध कर सकते थे। बाकी बेड़े को चैनल से गुजरने देने के लिए पर्याप्त था। 4 जहाजों ने से चैनल से होकर उन्होंने तेजी से बढ़ते अलेक्जेंड्रियन जहाजों के खिलाफ एक पंक्ति बनाई। उन्हें इस तरह से रोका गया कि सीजर का बाकी बेड़ा उसके पीछे के नहर से गुजर सके। सीजर को जीतना आवश्यक था क्योंकि यह एक गंभीर आपातकालीन विफलता है, लेकिन परिस्थितियां सकारात्मक, क्योंकि भले ही अलेक्जेंड्रियन उत्कृष्ट नाविक थे, रोमनों को तट के निकटता के कारण निर्णायक लाभ मिला। दुश्मनों के लिए मैन्यूवर करने की जगह बहुत कम थी। जाहिर तौर पर रोमनों की विशेषता के साथ जहाजों को निकट में संलग्न होने के लिए मजबूर किया गया। 2 अलेक्जेंड्रियन जहाजों को पकड़ा गया और 3 और बाढ़ में बह गए और बाकी यूनोस्टिस बंदरगाह की ओर भाग गए। बातचीत करने के बाद अपनी समुद्री श्रेष्ठता के कारण लड़ाई जीत ली। सीजर ने लाइटहाउस के द्वीप की ओर ध्यान दिया, क्योंकि यह स्थान बंदरगाहों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण था और यह महाद्वीप से जुड़ा था एक पुल के माध्यम से। 7 स्टेडियम का पुल। सीजर ने द्वीप के उत्तर पूर्व भाग में एक छोटी गार्ड को तैनात किया था। अलेक्जेंड्रिया के लाइटहाउस के सामने उसने 10 खंडों के लीजियनरीज का आदेश दिया। कुछ हल्की पैदल सेना और उनकी गॉल्सी कैवेलरी अपने परिवहन में चढ़ेंगे और उन्हें लेते हुए द्वीप पर एक हमले के दौरान, जबकि द्वीप पर उसकी गार्जियन हमले को अंजाम दे रही थी। लंदन वासियों के समान समय में कड़ी लड़ाई के बाद अलेक्जेंड्रियनों ने द्वीप से पीछे हट गए। सीजर ने पुल के चारों ओर रक्षा को मजबूत किया, रोशनी का घर पर पहुंचने के मार्ग को नियंत्रित करते हुए, जबकि उसके दुश्मन उस पुल पर नियंत्रण रखते थे जिसमें एक बड़ा मेहराब था, जिसके माध्यम से अलेक्जेंड्रियनों ने सीजर की आपूर्ति जल परिवहन करने के लिए जहाज भेज सके। अलेक्जेंड्रियनों को ऐसा करने से रोकना, सीजर को इस दूसरे पुल पर नियंत्रण लेना था। द्वीप पर कब्जा के अगले दिन उसने पुल को साफ करने के लिए कई जहाजों को धनुष्कारों और तोपों के साथ भेजा और तब वह अपनी टुकड़ियों के साथ उसकी ओर बढ़ा। उसने अपने लोगों से कहा कि वे पुल पर एक दीवार बनाना शुरू करें, जबकि लाइटहाउस के लोग आर्च को अवरुद्ध करने के लिए पत्थर लाते थे। हालांकि अलेक्जेंड्रियन अचानक जमीन और समुद्र पर 2 मोर्चों पर पलटवार कर दिया। पुल को पुनः प्राप्त करना। बाद में सीजर ने एक बार फिर अपने धनुष्कारों के साथ हमले का आदेश दिया ताकि शत्रु जहाजों को भगा सके। हालांकि अलेक्जेंड्रियनों ने अपनी सेनाएं उनके पीछे उतार दी और उन पर पीछे से हमला किया। सीजर की हल्की सेनाओं को अलेक्जेंड्रियन सैनिकों द्वारा जल्दी से पराजित किया गया। हथियारबंद शक्तिशाली जनरल को आर्सेनोई की सेनाओं द्वारा प्रतिवासित किया गया था और अब सब कुछ जोखिम में था। अपनी आसन्न हार को मानते हुए सीजर ने अपनी सेनाओं को पीछे हटने का आदेश दिया और एक हताशा के कार्य में उसने अपनी कवच और अपने प्रसिद्ध बैंगनी वस्त्र को हटाया ताकि वह तैर सके और सुरक्षा तक पहुंच सके, अपने बाईं ओर पानी के ऊपर रखने के लिए ताकि वे बच सकें। महत्वपूर्ण दस्तावेज एक निकटतम रोमन जहाज तक पहुंचा दिए गए। उसने लगभग 800 पुरुषों को खो दिया था लेगियनों और नाविकों के बीच, लेकिन हार पूरी नहीं थी,
क्योंकि रोमनों ने केवल इस द्वितीयक बंदरगाह के नियंत्रण को खो दिया और उनके जनरल जिंदा रहे, इसलिए मनोबल ऊंचा बना रहा। पुरुषों ने यथासंभव शत्रु हमलों का सामना करना जारी रखा। हालांकि वहीं एक बड़ी आयरनी हुई, क्योंकि यह रानी आर्सेनोई की जीत थी और यह उसके जीवन के लिए सबसे खराब आपदा और उसके सहयोगियों के लिए जो उसके तानाशाही शासन से थक चुके थे, सीजर के खिलाफ अंतहीन युद्धों के दौरान, जिससे वे कुछ भी उपयोगी नहीं ला सके। मिस्र के बड़े शक्ति के सदस्य सीजर से मिलने आए और जनरल से शक्ति वापस देने का अनुरोध किया, टोलोमी 13 के लिए यह दावा करते हुए कि उसके पास क्लियोपेट्रा के साथ शक्ति होगी। मिस्र और रोम और सीजर के बीच संबंधों को स्थिर करने के लिए, जिन कारणों की आज तक पहचान नहीं हुई, उसने यह मानने का फैसला किया। यह अनुरोध, लेकिन जैसे हमने पहले चर्चा की थी, मिस्र में शक्ति के खेल उतने ही उलझन भरे और अप्रत्याशित थे जितने कि रोमन शक्ति के खेल। इसलिए जब सीजर को विश्वास हुआ कि लड़ाई आखिरकार समाप्त होंगे, टोलोमी 13 ने उसकी विश्वास तोड़ दी और जनरल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सेना इकट्ठा की। यह टिप्पणी करना महत्वपूर्ण है कि यह विश्वासघात रोमनों के लिए अनदेखा नहीं गया। उन्होंने सीजर के निर्णय का मजाक उड़ाया, भले ही उनकी मृत्यु के बाद भी। लेकिन इस बार सीजर पहले से ही थक चुके थे। लंबी लड़ाइयों के बाद, सैनिकों की महत्वपूर्ण हानि और अनगिनत दायित्वों के साथ अब सब कुछ समाप्त करने का समय था। लड़ाई फिर से शुरू हुई और टोलोमी की सेनाएं लगातार भगा दी गईं। इसके बाद ईसाई पूर्व 47 में मार्च में सीजर को यह समाचार मिला कि सैनिक भूमध्य सागरीय प्रदेश से आ रहे हैं, जो मिथ्रदाटस ऑफ पेर्गामो, उसके एक सहयोगी, 3000 यहूदियों के समूह के साथ जो उसके साथ मिल गए थे, रोमनों से उच्च पादरी इरकनोटु के कारण, और ये लोग अंतित्रो द्वारा नेतृत्व किए जा रहे थे। मेरी यहूदी टुकड़ी, जिसमें उन्होंने अलेक्जेंड्रिया की यहूदी आबादी को सीजर के प्रति अधिक सहानुभूति रखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक और लड़ाई हुई और दमित्रिड्स बलों ने पेलुसो पर आक्रमण किया। इसने टोलोमी की सेनाओं को पूर्व की ओर पुनर्वितरित करने के लिए मजबूर किया, जबकि वे मिथ्रिदात को रोकने की कोशिश कर रहे थे। नाइल नदी को पार करना, निर्णायक संघर्ष का समय आ गया था। मिस्रियों ने नील के साथ एक मजबूत स्थिति में कैंप लगाया और थे। एक बेड़े द्वारा साथियों, सीजर थोड़ी देर बाद पहुंचे, उससे पहले कि टोलोमी मिथ्रिडेट्स की सेना पर हमला कर सके। सीजर और मिथ्रिदात 11 किलोमीटर की दूरी पर मिले, जब टोलोमी के ठिकाने से मिस्री शिविर की ओर पहुंचना होगा। उन्हें एक छोटे नदी को पार करना पड़ा, लेकिन टोलोमी ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए एक घुड़सवार और हल्की पैदल सेना का एक दस्ता भेजा। दुर्भाग्यवश मिस्रियों के लिए, सीजर ने पहले से ही अपनी गॉल्सी और जर्मेनिक कैवलरी को नदी पार करने के लिए भेज दिया था। मुख्य वे बिना देखे पार हो गए। जब सीजर पहुंचा, उसने अपने लोगों को नदी पर अस्थायी पुल बनाने का आदेश दिया और अपने सेना को मिस्रियों पर हमला करने का आदेश दिया। यह करते हुए गालिक और जर्मनिक सेनाएं उतरी और मिस्री फ्लैंक पर हमला किया। पीछे अराजकता मिस्रियों के बीच स्थापित हो गई, जिन्होंने निराश होकर उन्होंने अपनी स्थिति छोड़ दी और अपने कैंप में वापस भाग गए, जबकि अन्य अपने यात्रियों को भरते रहे। इस संकट के क्षण में टोलोमी 13 ने भी भागने का फैसला किया, लेकिन उनकी दुर्भाग्य के लिए अनेक सैनिकों ने पैनिक में और सीजर के हाथों मारे जाने के डर से अपने जहाज में प्रवेश किया। इस कार्रवाई के साथ जहाज पलट गया। इस प्रक्रिया में युवा फाराओ को मारना। तो लंबे महीनों के संघर्ष के बाद सीजर आखिरकार पूरा मिस्र झुका पाने में सफल रहा। उसकी पहली कार्रवाइयों में से एक थी कि उसने अपनी प्रेमिका क्लियोपेट्रा को क्षेत्र का कमांडर बनाया, जो उस क्षण से आगे तक अपने भाई के साथ मिस्र का नेतृत्व करेगा। टोलोमी 14, जो उस समय केवल 12 वर्ष का था, एक और जीत के लिए जुनूनी, सीजर ने मिस्र में 4 महीने और रहने का फैसला किया। रोम वापस जाने और उनकी खोज में इन भूमि से जो भी वे पेश कर सकते थे उसका लाभ उठाना चाहा। शक्ति और महिमा की बिना अंत। रोम पहुंचने पर जनरल के लिए एक बड़ा त्रिफ का आयोजन किया गया, जो अब मिस्र का विजेता भी था और अब रोमन कैद में था। इसे रोम ले जाया गया, जहां 46 ईस्वी में उसे सीजर के विजय पर तामझाम करने के लिए मजबूर किया गया। जुगा के साथ न्यूमीडिया का दूसरा भीड़ की सहानुभूति को आकर्षित किया और हालांकि परंपरा के अनुसार विजय में कैदियों को गला दबाने के बावजूद सीजर को सीनो और उसे एक कार्य प्रदान किया। आर्ट्स का मंदिर एफिसस में अस्सिनो और मंदिर में कुछ वर्षों तक रहा। हमेशा अपनी बहन पर ध्यान रखते हुए
क्लियोपेट्रा, जो गानीमेडिस को अपने शक्ति के लिए एक खतरे के रूप में देखती थी, लेकिन 41वीं वर्ष में क्लियोपेरा की इच्छा के कारण मार्क एंथनी ने 80 की हत्या का आदेश दिया और समय के चरणों में उसकी हत्या मंदिर के पवित्र स्थान का एक बहुत बड़ा उल्लंघन था। इससे रोम में यह कृत्य एक स्कैंडल बन गया। कुछ सालों के भीतर एक और संकट मिस्र में शुरू होगा। अब सीजर के बिना मुख्य पात्र और इस बार ऑगस्टस के नियंत्रण में, और मैं इसे यहां छोड़ दूंगा आपके लिए जो अभी तक नहीं देखे हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अपने लाइक छोड़ना मत भूलना और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं यहां रुकता हूं, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।